हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अनिल चौहान और हम एक बार फिर से आ गए हैं एक नया चैप्टर लेके क्लास 9 साइंस का 9 चैप्टर फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। जैसा कि हमने अपना 8 चैप्टर मोशन को कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। तो आज जो हम पढ़ेंगे, सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे फोर्स के बारे में, और फोर्स के बारे में पढ़ने के बाद हम टाइप ऑफ फोर्सेस पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ मोशन की तरफ। जब हम बढ़ेंगे तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, मास और इनर्शिया। तो और बाकी के जो भी टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट की वीडियो में फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम देखते हैं फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। तो बेसिकली सबसे पहले हम जानेंगे फोर्स के बारे में। ये फोर्स क्या होता है? तो इट इज़ द पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। किसी भी वस्तु को खींचना या ढकेलना जो कहलाता है वो क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। जब हम किसी भी वस्तु को खींचते हैं या ढकेलते हैं, कि पुश मतलब ढकेलना, पुल मतलब खींचना, तो उस ऑब्जेक्ट, उस कंडीशन को हम कहते हैं फोर्स। और जब भी फोर्स लगता है, फोर्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगता है और फोर्स का कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होता है, इसलिए फोर्स जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। जैसा कि हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर के अंदर, दो तरह की क्वांटिटी होती है, एक स्केलर होती है और एक वेक्टर होती है। स्केलर जिसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है, और वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो फोर्स किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगती है, इसलिए इसका क्या था, फोर्स मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होते हैं, इसलिए एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूँ तो फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन होती है, जिसे कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। अच्छा, ये तो बात हो गई फोर्स की। तो लेकिन हमारे आम जीवन, हमारे आसपास फोर्स के कुछ इफेक्ट देखने को मिलते हैं, वो क्या क्या है? तो इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। किसी भी, कोई भी मान लेते ऑब्जेक्ट है, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो अगर उसके ऊपर फोर्स लगाया जाए तो उसकी डायरेक्शन को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं मेरी और एक फुटबॉल आ रही है, मैंने उसको किक करता हूँ तो उसकी डायरेक्शन क्या करता हूँ, मैं चेंज कर देता हूँ। या फिर मान लो कोई ऑब्जेक्ट मेरी तरफ आ रही है, मैंने उसके ऊपर फोर्स लगा इस डायरेक्शन में, तो वो कोई भी फुटबॉल है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो फोर्स के द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन की, मोशन की डायरेक्शन को चेंज किया जा सकता है। बात करते हैं, इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ बॉडी। किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर सकते हैं। ये किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन की डायरेक्शन में ही लगता है फोर्स, जैसे मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है, ये इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, पीछे से इस डायरेक्शन में फोर्स लगता है, तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। और मान लेते हैं कि इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है और फोर्स इस डायरेक्शन में लगता है, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो स्पीड को भी चेंज किया जा सकता है। इट कैन चेंज द शेप ऑफ अ बॉडी। किसी भी बॉडी या किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर सकते हैं फोर्स लगे। जैसे स्पॉन्ज बॉल हो गई या फिर रबड़ की बॉल हो गई, उसके ऊपर जब हम फोर्स लगाते हैं तो उसका शेप भी बदल जाता है। इट कैन चेंज द पोजीशन ऑफ अ बॉडी। पोजीशन मतलब बेसिकली यहाँ पे दो तरह, पोजीशन का मतलब हो सकता है वो रेस्ट हो, और हो सकता है वो मोशन हो। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसके ऊपर फोर्स लगा के हम उसको मोशन में ला सकते हैं, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसके ऊपर फोर्स लगा के हम उसके मोशन को चेंज तो कर ही सकते हैं, और अगर उसे रेस्ट में लाना है तो उसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इट कैन चेंज द पोजीशन ऑफ अ बॉडी। अब हम बात करते हैं फोर्स दो तरह के होते हैं, टाइप ऑफ फोर्सेस, बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स। तो बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, पहले आप इसको नोट करिए, फिर हम देखते हैं क्या होता है। तो देखते हैं बैलेंस फोर्स क्या होता है। बैलेंस फोर्स क्या होता है? इफ़ द रिजल्टेंट अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू जीरो। मान लेते हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं और उनका अगर रिजल्टेंट क्या आता है, जीरो आता है, तो इट इज़ कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स। इट इज़ कॉल्ड बैलेंस फोर्स। मतलब क्या है कि मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है, इसका कुछ मास है, इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का, और सेम ऑपोजिट डायरेक्शन में एक और फोर्स लगता है 5 न्यूटन का। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि इधर प्लस है और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो हम इसे माइनस लगा देते हैं। माइनस का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि डायरेक्शंस बताता है। तो अगर इस फोर्स को मैं पॉजिटिव लूँगा तो इसको नेगेटिव लूँगा, तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट आएगा, मान लेते ये F1 है और F2 है, तो F नेट जो होगा वो क्या होगा, F1 प्लस F2, तो क्या हो जाएगा 5 प्लस माइनस 5, तो इसका जो आ जाएगा 0 न्यूटन। अगर रिजल्टेंट क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है, तो इस तरह के फोर्स को हम क्या कहते हैं, बैलेंस फोर्स कहते हैं। और जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर बैलेंस्ड फोर्स लग रहा होता है ना, तो हम बता दें आपको, तो उस ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है उसमें किसी भी तरह का चेंज नहीं आएगा। अगर मान लेते हैं वो ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में रहेगा, और रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा। तो मान लेते हैं व्हेन अ फोर्स इज बैलेंस्ड देयर इज़ नो चेंज इन द मोशन और पोजीशन। उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन में, उस ऑब्जेक्ट के मोशन में किसी भी तरह का चेंज नहीं आएगा जब उस ऑब्जेक्ट के ऊपर बैलेंस फोर्स लग रहा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं अनबैलेंस फोर्स की। अनबैलेंस फोर्स क्या होता है? इफ़ द रिजल्टेंट अप्लाइड फोर्स इज नॉट इज इक्वल टू जीरो, द
फोर्स इज कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स। जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाला फोर्स का रिजल्टेंट जीरो नहीं होता है तो इस तरह के फोर्स को हम कहते हैं अनबैलेंस फोर्स। जैसे मान लेते हैं, सेम एग्जांपल लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक F1 फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का, और इसके चलो मान लेते हैं 10 न्यूटन का, और ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है F2 -5 न्यूटन का। माइनस मीन्स ऑपोजिट डायरेक्शन, तो जो F नेट आएगा वो क्या आ जाएगा 10 प्लस -5, तो ये क्या आ जाएगा 10 - 5 तो -5, और प्लस का मतलब है क्या 5 न्यूटन का फोर्स आ रहा है, मतलब जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स पॉजिटिव लिया है उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करने वाला है। तो इसका मतलब है ये जो फोर्स, इसके ऊपर जब फोर्स लगेगा तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस डायरेक्शन में मूव करने वाला है, और 5 न्यूटन के रिजल्टेंट की वजह से मूव करेगा। अच्छा मान लेते हैं कि एक फोर्स है, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन, और ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है F2 जो है वो -13 न्यूटन लग रहा है। तो इस कंडीशन में जो F नेट होगा वो क्या हो जाएगा 5 प्लस -13, तो ये क्या हो जाएगा 5 - 13 -8 न्यूटन। अब -8 न्यूटन का मतलब है क्या कि माइनस ये बताता है कि ये जो ग्रेटर फोर्स है वो माइनस का है, तो ऑब्जेक्ट की जो मूवमेंट होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। तो यहाँ पे मैंने देखा फोर्स इक्वल टू 0 नहीं है और यहाँ पे भी 0 नहीं है, तो इस तरह के फोर्स को हम कहते हैं अनबैलेंस फोर्स। और अनबैलेंस फोर्स जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा होता है तभी उस ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन हमको देखने को मिलेगी। अच्छा, और पॉजिटिव और नेगेटिव उस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को बताते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि when force is balanced, जब फोर्स क्या होगा अनबैलेंस, then a body change its position। तो जब ऑब्जेक्ट के ऊपर अनबैलेंस फोर्स लग रहा होगा तो ही उसके अंदर किसी भी तरह की उसकी पोजीशन में हमें चेंज देखने को मिलेगा। तो ये तो था हमारा फोर्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ मोशन के बारे में, तो आप इसको नोट करिए, फिर हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ मोशन। तो अब हम बात करेंगे लॉ ऑफ मोशन। तो लॉ ऑफ मोशंस यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या था कि न्यूटन एक साइंटिस्ट थे हमारे, उन्होंने कुछ फोर्स के लॉ ऑफ मोशंस दिए थे। उन्होंने 3 लॉ ऑफ मोशन दिए थे। कौन कौन से? न्यूटन गेव द 3 लॉ ऑफ मोशन। दीज लॉ ऑफ मोशंस आर नॉन एज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इन लॉ ऑफ मोशंस को हम कहते हैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशंस। और इन मोशंस जो थे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशंस थे। तो पहला लॉ ऑफ मोशंस क्या कहता है देखते हैं कि पोजीशन जैसा कि मैं बता दूं आपको कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होगी ना वो या तो रेस्ट होगा या फिर मोशन होगा, या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा या तो मोशन में होगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी changed until an unbalanced external force is applied on it। जब तक कि इसके ऊपर कोई भी अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा ना तो उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज नहीं किया जा सकता है। किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन तभी चेंज होगी जब उसके ऊपर कोई भी अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि यहाँ पे ये एक टेबल है, इस टेबल के ऊपर एक डस्टर रखा हुआ है। तो ये डस्टर की पोजीशन अभी रेस्ट में है, और ये जो भी इसकी पोजीशन है ये पोजीशन तब तक नहीं चेंज होगी जब तक कि इसके ऊपर कोई भी अनबैलेंस फोर्स इसके ऊपर लगाया ना जाए। जब इसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स लगाया जाएगा, इसकी पोजीशन बदली जाएगी, तभी इसकी पोजीशन चेंज होगी। जब तक इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा तब तक ये डस्टर यहाँ पे पड़ा रहेगा, जब तक कि इसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। तो ये तो कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। या फिर जैसे मान लेते कि एक एग्जाम्पल और लेते कि मान लेते हमारे पास एक ग्लास है, ग्लास के ऊपर एक कार्ड रखा हुआ है, कार्ड के ऊपर हमने मान लेते हैं कॉइन रखा हुआ है, कॉइन रखा हुआ है। हम क्या करते हैं, इस कार्ड के ऊपर एक फोर्स लगाते हैं। फोर्स लगाते तो हम क्या देखेंगे कि कार्ड तो क्या हो जाएगा, यहाँ से स्किप हो जाएगा, कार्ड यहाँ से चला जाएगा, और जो कॉइन होगा वो कहाँ पे आ जाएगा, ग्लास के अंदर आ जाएगा। ये कॉइन क्या होगा, ग्लास के अंदर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमने फोर्स किस पे लगाया, कार्ड के ऊपर। तो पोजीशन किसकी चेंज हुई, कार्ड की। इस कॉइन के ऊपर हमने किसी भी तरह का फोर्स नहीं लगाया, तो कॉइन की पोजीशन यहाँ पे थी, नीचे से सपोर्ट हट गया, वो अपनी पोजीशन को मेंटेन रखते हुए नीचे आगे, क्योंकि कोई सपोर्ट नहीं रहा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि कॉइन की पोजीशन चेंज नहीं हुई। तो ये कुछ एग्जांपल थे किसके, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन तब तक नहीं बदल सकते जब तक कि उसके ऊपर कोई भी अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। या फिर
मान लेते कोई ऑब्जेक्ट मान लेते मोशन में, तो मोशन में तब तक रहेगा जब तक कि उसके ऊपर फोर्स लगा कर रुका ना जाए। जैसे कि मान लेते कि कोई भी एक बॉल रोल करती है, कोई भी एक बॉल रोल करती है किसी भी सरफेस पे, और ये सरफेस मान लेते फ्रिक्शन लेस से किसी भी तरह का मान लेते ऐसी कंडीशन में है कि यहाँ पे ना ही किसी तरह का फ्रैक्शनल फोर्स लग रहा है, ना ही ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, और ना ही कोई एयर रेजिस्टेंस है। तो इसके ऊपर हमने एक फोर्स लगा दिया और ये बॉल मूव करना स्टार्ट करती है। तो ये बॉल तब तक नहीं रुकेगी जब तक कि इसके ऊपर कोई भी फोर्स लगा के, एक्सटर्नल फोर्स लगा के रुका ना जाए। हाँ, अगर मान लेते हैं कि इस बॉल और सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, जिसे घर्षण बल कहते हैं, तो ये बॉल एक समय के बाद क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। इसी तरीके से कोई भी ऐसा मतलब स्पेस के अंदर अगर मान लेते फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो ये ऑब्जेक्ट रुकेगा नहीं, लेकिन अगर फ्रिक्शन लग रहा होगा तो फोर्स ना लगाते हुए रुक जाएगा, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। तो ये तो था हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बाद बात करते हैं मास और इनर्शिया। मास क्या होता है कि कहीं ना कहीं हमें पता है मास के बारे में, इट इज़ द इंटरनल कंटेंट प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी इंटरनल कंटेंट प्रेजेंट होता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, मास कहते हैं। और ऐसा यूनिट आपको पता है मास का क्या होता है, किलोग्राम होता है। ऐसा यूनिट ऑफ मास इज़ किलोग्राम। और जैसा कि हमें पता है कि मास एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, इसलिए मास इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। तो ये तो थी बात किसकी, मास की। अब हम बात करते हैं इनर्शिया। इनर्शिया क्या है, इट इज़ अ नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की एक नेचुरल टेंडेंसी है, बाय वर्च्यू ऑफ विच इट रेजिस्ट टू चेंज इट्स पोजीशन इज कॉल्ड इनर्शिया। जिसके द्वारा कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर मान लो उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है ना, तो उस चेंज इन पोजीशन को अपोज कर रहा है। चेंज इन पोजीशन का मतलब है क्या कि मान लेते कोई ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है, तो अगर उसके ऊपर हम फोर्स लगा के उसे मोशन में लाना चाहें तो मतलब हम उसकी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, और पोजीशन चेंज कर रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट नहीं चाहेगा कि उसकी पोजीशन को चेंज नहीं किया जाए। इसी टेंडेंसी को कहते हैं इनर्शिया कहते हैं। अब मान लेते इसका ऑपोजिट, मान लेते कोई ऑब्जेक्ट मोशन में, अब मोशन में है, तो अगर मान लेते उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन, अब मोशन है, अब उसकी पोजीशन हमें चेंज करके रेस्ट में लाना है। तो अगर उसकी पोजीशन को हमें रेस्ट में लाना है तो वो ऑब्जेक्ट उसकी चेंज इन पोजीशन को क्या करता है, अपोज करता है। इसी टेंडेंसी को हम क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की एक ऐसी टेंडेंसी है जिसके द्वारा वो ऑब्जेक्ट, अगर हम उसकी पोजीशन चेंज कर देना तो वो उसको क्या करेगा, अपोज करेगा। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहेगा, और वो अगर मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहेगा। इसी टेंडेंसी को हम क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। और कहीं ना कहीं ये इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है। इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट डिपेंड्स ऑन मास। जैसे कि मान लेते कोई हल्का ऑब्जेक्ट है तो उसकी पोजीशन को चेंज करना आसान होता है, और अगर मान लेते वही ऑब्जेक्ट उसका मास बहुत ज़्यादा है तो उसकी पोजीशन को चेंज करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो कहीं ना कहीं जो इनर्शिया वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, उसके मास के ऊपर। और ये मास जो इनर्शिया है ये डिपेंड करेगा मास के ऊपर, और जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ज़्यादा इनर्शिया होगा। अब मान लेते कोई भारी ऑब्जेक्ट है, कोई हल्का ऑब्जेक्ट है, वो मूव करता हुआ आ रहा है, तो उसे रोकना ज़्यादा आसान है कंपैरेटिवली सेम स्पीड के साथ कोई एक हैवी ऑब्जेक्ट आ रहा है तो उसे रोकना ज़्यादा मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं मास किस पे डिपेंड, सॉरी इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, मास पे। और अगर ऑब्जेक्ट का मास कम होगा तो इसका इनर्शिया भी कम होगा, अगर ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा तो उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। तो इनर्शिया इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास का मतलब है क्या कि अगर मास ज़्यादा होगा तो इनर्शिया ज़्यादा होगा। मतलब अगर मास ज़्यादा होगा तो इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, और अगर मास कम होगा तो इनर्शिया भी कम होगा। तो ये तो था हमारा किसके बारे में, मास और इनर्शिया के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इनर्शिया और मास का कॉन्सेप्ट, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और फोर्स का, ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो आज की वीडियो बस इतना ही, बाकी सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।